नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का एक नया पाठ लेकर आए हैं। नाम है पतझड़ की टूटी पत्तियां। इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। लेखक का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं पाठ को शुरू करने से पहले। रविंद्र जी का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। छात्र जीवन से ही उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात होकर केलेकर जी ने अपने लेखन में जनजीवन के विभिन्न पक्षों को, मान्यताओं को और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में लगभग 25, मराठी में 3 और हिंदी में और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत पाठ पतझड़ की टूटी पत्तियां। इस पाठ में 2 प्रसंग हैं। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोना एक शुद्ध सोना होता है और एक गिन्नी का सोना होता है जो थोड़ा सा मिलावटी होता है। गिन्नी का सोना पाठ में गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संबंध में तांबे में सोना मिलाने जैसी बात झलकती है। अर्थात जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, जब हम गिन्नी का सोना प्रसंग पढ़ेंगे, तो एक तरफ जहां हम शुद्ध सोने और मिलावटी सोने की बात करेंगे, तो वहीं पर हम आदर्श और व्यवहारिकता की बात भी करेंगे। ये प्रसंग जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। और दूसरा प्रसंग झेन की देन। झेन की देन जापान की एक ऐसी देन से प्रेरित है जो जीवन को नई गति, ताजगी और शांति देता है। झेन जापान में लोगों के चाय पीने की एक पद्धति है। चाय पीने की इस पद्धति में लेखक ने स्वयं बड़ा सुंदर अनुभव किया है और उसी अनुभव को वो अन्य भारतीयों के साथ बांटना चाहता है। पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना। हम सभी सोने से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और शायद हम में से हर एक को सोने के गहने पहनना अच्छा लगता है। लेकिन कभी अगर आप ध्यान दीजिए तो विशुद्ध सोने के गहने बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ये सोना अत्यधिक नाजुक होता है, मुलायम होता है, जो बड़ी आसानी से मुड़ सकता है या टूट सकता है। इसीलिए जब जेवरात बनाए जाते हैं, जब गहने बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, तो उस सोने में थोड़ी सी मिलावट होती है, थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है। वैसे तो जेवर बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए जो सोना प्रयोग होता है, उसमें तांबे के साथ कई बार चांदी का मिश्रण भी किया जाता है, लेकिन आमतौर पे सोने में चमक बनी रहे इसलिए उसमें तांबे का मिश्रण किया जाता है। ये पाठ जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। और ये लोग होते हैं शुद्ध सोने के समान, जिनमें किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं होती। लेकिन मिलावटी होने के बाद भी गिन्नी का सोना मजबूत होता है और उसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सोने के आभूषण इसी गिन्ने के सोने से बनवाए जाते हैं और लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, शुद्ध सोना हमेशा शुद्ध ही रहता है और गिन्नी का सोना कितना भी चमकदार हो या मजबूत हो, होता तो वो मिलावटी ही है। इसी प्रकार शुद्ध सोने के समान हमारे आदर्श होते हैं, जो शाश्वत होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इन आदर्शों में व्यावहारिकता का तांबा मिला देते हैं, अर्थात उन्हें अपने अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। और तब हम इन लोगों को प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक कहकर उनका गुणगान कहते हैं कि कितनी चतुराई से उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया, ये सोचे बिना
कि उनके द्वारा चतुराई से किया गया कार्य केवल उनके लाभ के लिए है, उससे समाज का कोई लाभ नहीं होता, उसका किसी और से लाभ नहीं होता, लेकिन हम केवल परिणाम देखकर ही ये बोल देते हैं कि वो बेहद कुशल है और चतुर है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कार्य जिससे हमारे समाज का लाभ नहीं होता, जिससे किसी अन्य व्यक्ति का लाभ नहीं होता, उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता, वो समाज को ऊपर उठाने वाला नहीं होता। इसीलिए बखान भले ही व्यावहारिकता का हो, लेकिन हमेशा उच्च स्तर पर आदर्श ही रहते हैं। कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे। उन्हें पता था कि अगर वो केवल आदर्शों की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आदर्शों को लेकर ही केवल चलना नहीं जाएगा, क्योंकि है तो हम सब मनुष्य ही, कहीं ना कहीं हम अपने फायदे को, अपने लाभ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए उनको पता था कि किस तरह से हमें आदर्शों को व्यक्ति के जीवन में ढालना है, उनको आदर्शवादी बनाना है। इसीलिए उन्होंने आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर न उतारकर व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर लेकर आए, अर्थात उन्होंने व्यवहार में आदर्श को मिलाया ताकि व्यवहारिकता आदर्श के उच्च स्तर तक धीरे धीरे पहुंचती जाए और व्यक्ति व्यवहारिकता से निकलकर आदर्शवादी बनने की ओर अग्रसर हो सके। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। सजगता का मतलब क्या है? जब तक उनका कहीं भी कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तब तक वो कार्य नहीं करते। लाभ और हानि का हिसाब किताब करके ही वो आगे कदम बढ़ाते हैं और इसीलिए वो हमेशा जीवन में सफल भी होते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केवल हमें ही उच्च स्तर तक पहुंचना है? इसके लिए चाहे हमें दूसरों को धक्का देना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये कार्य जो कि आदर्शवादी लोगों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए समाज में हम हमेशा उन्हें उच्च स्तर पर रखते हैं, क्योंकि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, तो वो इन्हीं आदर्शवादी व्यक्तियों की ही देन है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। व्यवहारिकतावादी व्यक्तियों ने समाज को गिराने का काम तो करा है, उसे उठाने का काम कभी नहीं किया है। तो हमें ये याद रखना है कि शुद्ध सोना आदर्श है, वो शाश्वत नियमों के रूप में है जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। व्यवहारिकता चमकते हुए गिन्नी के सोने के समान है, जो हमें लाभ तो पहुंचा सकती है, हमें तो ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन हमारे समाज को कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकती। दूसरा प्रसंग है हमारा झेन की देन। ये पाठ बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की एक पद्धति को याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज अपने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन और शांति के पल बिताते हैं। आप सबको पता है कि एक समय ऐसा आया जब जापान पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वहां के लोगों की अपने देश के प्रति कर्तव्य परायणता थी, उनका परिश्रम था, उनका उत्साह था कि आज जापान फिर ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसके लिए उस जापान को उस स्थान पे पुनः पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने कितना परिश्रम किया होगा। शायद कार्य करते समय उन्होंने दिन और रात का अंतर भी नहीं देखा होगा। परिणाम स्वरूप वहां के लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के कारण धीरे धीरे मानसिक रोगी होते चले गए, क्योंकि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से शांति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लेखक ने एक ऐसी ही घटना का वर्णन करा है। एक बार जब वो जापान घूमने गए, वहां अपने एक मित्र से मिले और उनसे बातचीत के दौरान, उनसे बात करते समय उन्हें ये पता चला कि जापान के लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है
अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना। अमेरिका के मुकाबले वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए वो अपना 1 महीने का काम 1 दिन में ही समाप्त कर देना चाहते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि यहाँ के लोग चलते नहीं हैं बल्कि दौड़ते हैं, बोलते नहीं हैं बल्कि बकते हैं। जैसे रेलगाड़ी में, ट्रेन में जिस स्पीड का आप इंजन लगाते हैं ट्रेन उतनी ही स्पीड से भागती है, वैसे ही यहाँ के लोगों ने, जापानियों ने अपने दिमाग में भी तेज स्पीड का इंजन लगा रखा है जो भागता है। भागकर कार्य तो वो पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि उनका तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और एक क्षण ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है जब ये स्पीड का इंजन टूट जाता है, जब उनका मन, मस्तिष्क काम करना बंद हो जाता है। वो अपने आप को रोगी सा महसूस करने लगते हैं, कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। लेखक के मित्र ने बताया कि जहां पर एक तरह से इतनी व्यस्ततम दिनचर्या है, लोग बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हैं, तो इन तनाव से मुक्ति के लिए भी उन्होंने कुछ रास्ते ढूंढ लिए हैं। उन रास्तों में एक रास्ता था जहां पर टी सेरेमनी का आयोजन किया जाता था। शाम को लेखक के मित्र उन्हें अपने साथ एक ऐसे ही टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की ये एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। जब लेखक अपने मित्र के साथ उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी के अंदर समान थी। बेहद साधारण सा ये स्थान था। बाहर एक बर्तन रखा हुआ था जहां पर लेखक ने हाथ पैर धोए और वो अंदर जाकर बैठ गए। अंदर एक व्यक्ति था जिसे चाजीन कहते हैं। असलियत में वही व्यक्ति आगे उन लोगों को चाय सर्व करने वाला था, चाय पिलाने वाला था। लेखक और उनके मित्र को देखकर वो खड़ा हो गया, उनका स्वागत करा और उसके बाद उसने बैठने की जगह दिखाई। लेखक इन चाजीन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बड़ी सावधानी से देख रहा था, उसे महसूस कर रहा था। इस दौरान उसने देखा कि बड़े शांति भाव से उसने अंगीठी जलाई, उसके ऊपर चाय का बर्तन रखा और प्याले जिसमें वो चाय देने वाला था उनको साफ करने लगा। बेहद शांति थी उस स्थान पर कि चाय के पानी के उबलने की आवाज तक वहां पर सुनाई पड़ रही थी। जब चाय तैयार हो गई तो उसने लेखक और उसके मित्र के सामने चाय के प्याले रख दिए। वहां पर वो 3 ही लोग थे जिनके सामने चाय के प्याले रखे हुए थे। सबसे बड़ी बात है क्योंकि मानसिक शांति के लिए वो वहां पर गए थे, शांति की आवश्यकता सबसे अधिक थी, इसीलिए उस स्थान पर 3 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। कोई 3 से ज्यादा व्यक्ति वहां पर नहीं आ सकते थे। चाय जब सामने रखी गई तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि उन प्यालों में 2-3 घूंट से ज्यादा चाय थी ही नहीं और धीरे धीरे उन्होंने चाय पीना शुरू करा। प्रारंभ करने पर लेखक को बड़ा अजीब सा लगा। वो चुस्कियां तो चाय के ले रहे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस करा कि उनका मन शांत होता जा रहा है। भूत और भविष्य की विभिन्न घटनाओं से, आसपास से मन अपने अंदर ही सिमटता चला जा रहा है। धीरे धीरे चारों तरफ की शांति को उन्होंने महसूस करने लगे और उन्हें लगा कि जो आंखें इधर उधर देखकर बहुत कुछ सोचना और महसूस करना चाह रही थी, उनकी भी गति धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। और एक समय ऐसा होने लगा मानो उनके मन ने, उनके दिमाग ने, मस्तिष्क ने काम करना बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। ऐसा लगा वो अनंत काल में जी रहे हैं। और ये एक ऐसा समय था जब भूत और भविष्य से वो पूरी तरह से दूर हो चुके थे, केवल वर्तमान में जी रहे थे। वर्तमान अर्थात वो स्थान जहां पर वो बैठे थे, जहां चाय के प्याले उनके सामने थे, जिन प्यालों से वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इसके अतिरिक्त दिमाग में कोई किसी प्रकार की घटना नहीं चल रही थी।
अधिकांशतः ऐसा होता है कि हम अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य और भूत में ही जीते रहते हैं। हमेशा हम उन बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं जो गुजर चुकी हैं, जो हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, जहां पर शायद हमने उतना लाभ नहीं उठाया, उतना फायदा नहीं उठाया, या पूरी तन्मयता से उस कार्य को नहीं कर सके, फलस्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ा। उन दुखों में ही खोए रहते हैं, या फिर भविष्य के लिए सुंदर सपने संजोकर बैठे रहते हैं कि आखिर हम भविष्य में क्या करेंगे, लेकिन हम कभी वर्तमान को देखना ही नहीं चाहते। हम हमेशा उस भूतकाल में खोए रहते हैं या उस भविष्य काल में खोए रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल गया है या जो अभी आया ही नहीं है। दोनों ही काल मिथ्या है, क्योंकि एक चला गया है और दूसरा आया ही नहीं है। तो हमारे हाथों में जो वर्तमान है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन लेखक के दिमाग में से भूत और भविष्य दोनों उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वही अनंत काल जैसा विस्तृत था। लेखक ने कहा, उस दिन उसे महसूस हुआ, उस दिन उसने पाया कि आखिर में जीना कहते किसे है। झेन की ये परंपरा एक बहुत बड़ी देन मिली है जापानियों को, जिन्होंने व्यस्ततम जिंदगी के कुछ पल शांति से बिताने के लिए उन्हें प्रदान किए हैं। आइए अब इस पाठ का एक बार फिर से पुनः अवलोकन कर लेते हैं। पहला प्रसंग था हमारा गिन्नी का सोना, जिसमें हमने पढ़ा आदर्शों और आदर्शवादी लोगों के कारण ही ये समाज आगे बढ़ता है, जबकि व्यवहारवादी लोग समाज को हमेशा पीछे ढकेलते हैं, क्योंकि वो अपने लाभ और हानि को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। कोरा आदर्श व्यवहारिक नहीं होता, केवल आदर्श पर चलकर ही हम कार्य नहीं करते। इसीलिए हमें आदर्श के साथ साथ व्यवहारिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। व्यवहार यदि आदर्शवादी पुट लिए हो तो संसार में उसका मूल्य बढ़ जाता है। अभी जो बात हम लोगों ने की कि कोरा आदर्श व्यवहारिक नहीं होता है, मतलब व्यवहार हमारे इस प्रकार होने चाहिए कि वो आदर्शवादी पुट लिए हो, ताकि हम नित्य नई सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए व्यवहार से आदर्श की ओर पहुंच सके। गांधी जी तभी के आदर्श भी तभी सर्वप्रिय हुए जब उन्होंने व्यवहार को आदर्शवादी रूप दिया था। झेन की देन में मुख्य बात सामने हमारे आई, भूत भविष्य और वर्तमान में केवल वर्तमान ही सत्य है। बीता समय कभी वापस नहीं आता और भविष्य का कोई अस्तित्व सामने नहीं होता, इसीलिए दोनों ही मिथ्या है। अतीत का स्मरण करके दुखी होना और भविष्य की चिंता में डूबे रहकर अपना वर्तमान खोना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए अपने व्यस्ततम जीवन में हमें शांति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, शांति का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।